Good morning, students. This is History, class 10th, chapter 4, The Age of Industrialization, and this is going to be our last class on this chapter. अब तक हमने जाना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक मर्केंटाइल कंपनी थी, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था, वो भारत में इसलिए आई कि भारत के जो गर्म मसाले, सूती कपड़ा और जो रेशम था, उसकी मांग यूरोप के देशों में बहुत ज़्यादा थी और वो कंपनी इन वस्तुओं को भारत से खरीदकर विदेशों में अच्छे दाम पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन इतना ही नहीं, जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई ब्रिटेन में और ब्रिटेन दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल नेशन बना, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो भारत में बेहतर हो जाती है। प्लासी और बक्सर की लड़ाई लड़ने के बाद भारत के व्यापार पर उनका एकाधिकार स्थापित हो जाता है और वो और यूरोपीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में हरा देती है। अब वो औद्योगिक क्रांति के आने के बाद ब्रिटेन में बना उद्योगों से बना रेडीमेड मटेरियल अब भारत में आना शुरू हो जाता है और भारत के जो बुनकर हैं वो उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, भारत में जो कच्चा माल है, जो भारतीय हथकरघा उद्योग की रीढ़ है, उसको अब यूरोप में निर्यात किया जाने लगा, उसका यूरोप में अब एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इस तरह से भारतीय बुनकर दो तरह से उनको चुनौती का सामना करना पड़ा। पहला तो उनके द्वारा तैयार किया गया कपड़ा अब विदेशों में नहीं भेजा जाता था, क्योंकि विदेशों की सरकारों ने, ब्रिटेन की सरकार ने टैरिफ बैरियर इम्पोज कर दिए थे, आयात शुल्क लगा दिए थे। दूसरा, भारतीय बुनकर अब उनके पास कपड़ा बनाने के लिए, हाथ से कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल नहीं था, क्योंकि वो तो अब यूरोप के उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन में निर्यात किया जाने लगा था। आज की क्लास में हम ये जानेंगे किस तरह से यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, उदाहरण के तौर पर बर्ड हैगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड जार्डिन स्किनर एंड कंपनी, भारत के औद्योगिक उत्पादन पर डोमिनेट करती है। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज which dominated industrial production in India were interested in certain kind of products. They established tea and coffee plantations, acquiring land at cheap rates from the colonial government, and they invested in mining, indigo and jute. Most of these were products required primarily for export trade and not for sale in India. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी थी, मुख्यतः वो भारत में वही फसलें उगाना चाहती थी जो कच्चे माल के रूप में यूरोप के उद्योगों में जिनकी जरूरत थी। जैसे चाय और कॉफी के बागान लगाए गए, कम दाम पर इन वस्तुओं को उगाने के लिए जमीन एक्वायर की गई और इसके अलावा नील और पटसन और माइनिंग में भी पैसा लगाया गया। ये वस्तुएं आपको फिर से बता दें, इसलिए उगाई गई भारत में ताकि इनको विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा सके कच्चे माल के रूप में। When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoided competing with Manchester goods in the Indian market. Since yarn was not an important part of British imports into India, the early cotton mills in India produced coarse cotton yarn rather than fabric. When yarn was imported, it was only of the superior variety. The yarn produced in Indian spinning mills was used by handloom weavers in India or exported to China. अब भारतीय बुनकर वही मोटा धागा बनाते थे जिनकी जरूरत
होती थी भारत में या जिसको चीन में निर्यात किया जाता था। भारतीय बुनकर वो कपड़ा या वो धागा, वो महीन रेशा तैयार नहीं करते थे जिसके कारण उनको मैनचेस्टर में बनी वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़े। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, a series of changes affected the pattern of industrialization. As the Swadeshi movement gathered momentum, nationalists mobilized people to boycott foreign clothes. Industrial groups organized themselves to protect their collective interests, pressurizing the government to increase tariff protection and grant other concessions. From 1906, moreover, the export of Indian yarn to China declined since produced from Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market. So industrialists in India began shifting from yarn to cloth production. Cotton piece goods production in India doubled between 1900 and 1912. शताब्दी के पहले दशक में एक और नई चीज हुई, वो ये कि कॉलोनियल कंट्रीज में, उदाहरण के लिए भारत में, स्वदेशी आंदोलन चले, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारतीय धागा जो चीन भेजा जाता था, अब चीन के बाजार में जापान और चीन की चीज़ों की भरमार होने लगी। लेकिन भारतीय उद्योगपतियों ने, भारतीय उद्योगों में काम करने वाले लोगों ने अब मोटे धागे को पैदा करने, मोटा धागा बनाने की बजाय अब उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। से हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक के दौरान भारतीय कपड़ा का जो उत्पादन है वो दोगुना हो गया था। Yet till the First World War, industrial growth was slow. The war created a dramatically new situation with British mills busy with war production to meet the needs of the army. Manchester imports into India declined. Suddenly, Indian mills had a vast home market to supply. As the war prolonged, Indian factories were called upon to supply war needs: jute bags, cloth for army uniforms, tents and leather boots, horse and mule saddles, and a host of other items. New factories were set up, and old ones ran multiple shifts. Many new workers were employed, and everyone was made to work longer hours. Over the war years, industrial production boomed. प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने तक जो औद्योगिक उत्पादन था वो बहुत कम था, लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटेन की जो मील थी उनमें जो उत्पादन था वो अधिकतर प्रथम विश्व युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए होने लगा और मैनचेस्टर से जो वस्तुएं, जो कपड़ा तैयार होकर भारत आता था, उसका निर्यात होना कम हो गया। अब भारतीय उद्योगों के पास मौका था, उन्होंने भी युद्ध में काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया, जैसे पटसन के बैग हैं, सैनिकों के लिए वर्दी है, टेंट है, चमड़े के जूते हैं, घोड़ों के लिए सैडल है। जो मजदूर हैं वो दिन रात काम करते। आफ्टर द वॉर, मैनचेस्टर could never recapture its old position in the Indian market. Unable to modernize and compete with the US, Germany and Japan, the economy of Britain crumbled after the war. Cotton production collapsed and exports of cotton cloth from Britain fell dramatically. When the colonies, local industrialists gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturers and capturing the home market. प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी 1918 के बाद मैनचेस्टर का कपड़ा अपनी पुरानी जो बेहतर
जो बेहतर स्थिति थी भारतीय बाजारों में वो फिर से वो प्राप्त नहीं कर सका। अमेरिका, जर्मनी और जापान से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मुकाबला नहीं कर पाई और अब जो भारतीय उद्योगपति थे उन्होंने अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज predominate. While factory industries grew steadily after the war, large industries formed only a small segment of the economy. Of them, about 67% in 1911 were located in Bengal and Bombay. Over the rest of the country, small-scale production continued to predominate. Only a small proportion of total industrial labor force worked in registered factories, 5% in 1911 and 10% in 1931. The rest worked in small workshops and household units, often located in alleys and by-lanes, invisible to the passerby. प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगों में तो बहुत कम लोग ही काम करते थे। जैसे बड़े बड़े उद्योग बंगाल और बॉम्बे में लगे थे, स्थापित थे। इसके अलावा जो छोटे उद्योग थे उनमें अधिकतर जो इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स था वो काम करता था। ये वो कार्यशालाएं थी, ये वो छोटे उद्योग थे जो पतली गलियों में थे और जो आने जाने वाले व्यक्ति को आसानी से दिखाई नहीं देते थे। इनफैक्ट in some instances handicrafts production actually expanded in the 20th century. This is true even in the case of handloom sector that we have discussed. While cheap machine-made thread wiped out the spinning industry in the 19th century, the weaver survived despite problems. In the 20th century, handloom cloth production expanded steadily, almost trebling between 1900 and 1950. How did this happen? स्पिनिंग जेनी के बाद, स्पिनिंग या जो तकनीकी बदलाव आने के बाद जो भारतीय बुनकरों का जो हथकरघा उद्योग था उसको धक्का तो लगा, लेकिन 20वीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं, भारतीय हथकरघा उद्योग में जो उत्पादन है वो 3 गुना हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय हथकरघा उद्योग पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे हुआ? दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. Handicrafts people adopt new technology if that helps them improve production without excessively pushing up costs. So by the second decade of the 20th century, we find weavers using looms with a fly shuttle. This increased productivity per worker, speeded up production and reduced labor demand. By 1941, over 35% of handlooms in India were fitted with fly shuttle. In regions like Travancore, Madras, Mysore, Cochin, Bengal, the proportion was 70 to 80%. There were several other small innovations that helped weavers improve their productivity and compete with the mill sector. भारतीय हथकरघा उद्योग फिर से रिवाइव कर पाता है, उसका पुनर्जन्म हो पाता है। कैसे? क्योंकि भारतीय बुनकरों ने अब कपड़ा बुनने के लिए फ्लाई शटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जो उत्पादन है हथकरघा उद्योग का वो बढ़ जाता है और 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में वो 35% तक हो जाता है और जो भारतीय उद्योग थे, जो हथकरघा उद्योग था, उसमें 35% तक के उद्योगों में फ्लाई शटल का उपयोग किया गया था। इस तरह से अब वो जो मिलों में तैयार किया गया कपड़ा था उसके साथ वो प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में आ गए थे। Certain groups of weavers were in a better position than others to survive the competition with mill industries. Amongst weavers, some produced coarse cloth, while others wove finer varieties. The coarser cloth was bought by the poor, and its demand fluctuated violently. In times of bad harvests and famines,
when the rural poor had little to eat and their cash income disappeared, they could not possibly buy clothes. The demand for the finer varieties bought by the well-to-do was more stable. The rich could buy these even when the poor starved. Famines did not affect the scale of Banarsi or the Baluchari sarees. Moreover, as you have seen, mills could not imitate specialized weavers. Sarees with woven borders or the famous lungis and handkerchief of Madras could not be easily displaced by mill production. अब तक हमने ये भी देखा कि बुनकरों के द्वारा तैयार किया गया हाथ से बना कपड़ा, उसकी मांग अब भी थी, क्योंकि जो डिजाइन हाथ से तैयार हो सकता था वो मशीन से तैयार कर पाना संभव नहीं था। हालांकि जो मोटे रेशे का जो कपड़ा था वो गरीब लोग खरीदते थे और उसमें उसकी खरीद में उतार चढ़ाव आते रहते थे, लेकिन जो कपड़ा धनी लोग खरीदते थे, जो बारीक रेशे का होता था, उसकी मांग अब भी जारी थी। उदाहरण के लिए जो बनारसी और जो बलचोरी साड़ी थी, उसकी मांग तो धनी लोगों के द्वारा अकाल के समय में भी बरकरार रही। Weavers and other craftspeople who continued to expand production through the 20th century and did not necessarily prosper. They lived hard lives and worked for long hours. Very often the entire household, including all women and children, had to work at various stages of the production process, but they were not simply remnants of past times. In the age of factories, their life and labor was integral to the process of industrialization. ये बुनकर और कारीगर जो कठोर जीवन जी रहे थे, जो लंबे समय तक लंबे घंटे काम करते थे, जिनका जीवन कठिन हो चुका था, जिनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की मांग इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय बुनकर और कारीगर अब भी औद्योगिकरण के प्रक्रिया का हिस्सा थे। Market for goods, बाजार के लिए वस्तुएं। We have seen how British manufacturers attempted to take over the Indian market and how Indian weavers and craftsmen, traders and industrialists resisted colonial controls, demanded tariff protection, created their own spaces and tried to extend the market for their produce. किस तरह से ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारतीय बाजार पर अधिकार किया और भारतीय बुनकर और कारीगर और व्यापारी किस तरह से विदेश से आने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क की मांग उन्होंने की। बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, पीपल हैव टू बी परसुएडेड टू बाय देम, दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट। हाउ वाज दिस डन? लेकिन क्या विदेशी कपड़े को भारत में आने से भारतीय शिल्पकार और भारतीय कारीगर और भारतीय बुनकर अचानक उनकी स्थिति खराब हो गई? क्या विदेशी कपड़ा फॉरेन गुड्स आसानी से भारतीय बाजार में आ गया? इसके लिए जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि भारतीय बाजार में उनकी वस्तुएं आसानी से बिकने लगी? One way in which new consumers are created is through advertisement. नए उपभोक्ताओं को पैदा करने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया गया। As you know, advertisement make products appear desirable and necessary. जो विज्ञापन है वो किसी भी उत्पाद को जरूरी या वांछनीय बनाने में सहायता करते हैं। They try to shape the minds of people and create new needs. Today we live in India where advertisements surround us. They appear in newspapers, magazines, hoardings, street walls, television screens. But if you look back into history, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the markets for products and in shaping a new consumer culture. आज हम
टीवी पर, अखबारों में, पत्रिकाओं में विज्ञापनों की भरमार देखते हैं, लेकिन ये भरमार एकदम नहीं आई। ये भरमार औपनिवेशिक भारत से आरंभ है। When Manchester industrialists began selling clothes to India, they put labels on the cloth bundles. The label was needed to make the place of manufacture and the name of the company familiar to the buyer. The label was also to be a mark of quality. When buyers saw "Made in Manchester" written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the cloth. जब भारतीय उपभोक्ताओं ने ये देखा कि ये कपड़ा मानचेस्टर में बना है, तो उन्होंने ज़्यादा सोचने की बजाय उस कपड़े को खरीदना जरूरी समझा। Labels did not only carry words and texts, they also carried images and were often beautifully illustrated. If we look at these old labels, we can have some idea of the mind of the manufacturers, their calculations and the way they appeal to the people. अब बात आती है कि उद्योगपतियों ने, मैन्युफैक्चरर्स ने किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के लेबल वस्तुओं पर लगाए। Images of Indian gods and goddesses regularly appeared on these labels. It was as if the association with gods gave divine approval to the goods being sold. The imprinted image of Krishna or Saraswati was also intended to make the manufacture from a foreign land appear somewhat familiar to Indian people. इस तरह से भगवान कृष्ण और देवी सरस्वती की जो तस्वीरें हैं वो वस्तुओं पर लगाई गई, उसका लेबल वस्तुओं पर लगाया गया और इस तरह ये दर्शाया गया कि इन वस्तुओं की स्वीकृति भगवान और देवी ने प्रदान की है, इसलिए लोगों ने उनको धड़ल्ले से खरीदना शुरू कर दिया। बाय द लेट 19th century, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स. Unlike newspapers and magazines, calendars were used even by the people who could not read. They were hung in tea shops and in poor people's homes just as much as in offices and middle-class apartments. And those who hung the calendars had to see the advertisements day after day through the year. In these calendars, once again, we see the figures of goods being used to sell new products. केवल विदेशों में बना कपड़े का लेबल और भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां ही विज्ञापन के तौर पर प्रयोग नहीं की गई। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स ने जो वस्तु का प्रयोग किया वो था कैलेंडर। कैलेंडर पर तस्वीर भी होती थी, लेबल भी होता था और जो लोग अनपढ़ थे वो भी तस्वीर देखकर ये समझ पा रहे थे कि इस तरह का कपड़ा खरीदना सही है और कैलेंडर वो अपने घरों में या अपनी दुकानों पर उसको रखते थे और इस तरह से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया इन विज्ञापनों से प्रभावित होकर जो कैलेंडर पर होते थे। Like the images of gods, figures of important personages of emperors and nawabs, and adorned advertisements and calendars, the message very often seemed to say, if you respect the royal figure and respect this product, when the product was being used by kings or produced under royal command, its quality could not be questioned. लोगों के सामने इस तरह का इमेज क्रिएट की गई, तस्वीर क्रिएट की गई कि ये वस्तुएं जब राजा नवाब लोग खरीद सकते हैं तो आम आदमी भी उसको खरीदना चाहिए क्योंकि ये वस्तुएं क्वालिटी की दृष्टि से बेहतर हैं। When Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and loud. If you care for the nation, then buy products that Indians produce. Advertisements became a vehicle of the nationalist message of स्वदेशी। विज्ञापनों का प्रयोग केवल विदेशी कंपनियों ने ही नहीं किया, विदेशी मैन्युफैक्चरर्स ने नहीं किया, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने भी राष्ट्रीय भावना को फैलाने के लिए, भारतीय उत्पादों को
पॉपुलराइज करने के लिए भी उन्होंने किया। इस तरह से विज्ञापन राष्ट्रीय और स्वदेशी भावनाओं को पॉपुलराइज करने का माध्यम भी बना। Clearly, the age of industries has meant major technological changes, growth of factories, and the making of a new industrial labor force. However, as you have seen, hand technology and small-scale production remained an important part of the industrial landscape. अब तक हमने जाना कि एक फेज था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जब वस्तुएं हाथ से तैयार की जाती थी, हथकरघा उद्योग में तैयार की जाती थी, घरेलू उद्योग में तैयार की जाती थी और उनको भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजा जाता था। लेकिन उसके बाद फेज आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब वस्तुएं मशीनों के द्वारा तैयार की जाने लगी। बुनकरों की हालत खराब हो जाती है। भारतीय कपड़ा यूरोपीय मशीनों में बने कपड़े के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है, मुकाबला नहीं कर पाता है। फिर भी हम देखते हैं कि तकनीक के आने के बावजूद हाथ से बनी वस्तुएं, हथकरघा उद्योग में बनी वस्तुएं, घरेलू उद्योग में बनी वस्तुएं, उनकी आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। थैंक्स।